हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम यहाँ पर क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि डेली बेसिस पर हम सबसे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं, देन फिर जो अदर सेगमेंट हैं उनके क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर से ही, हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है। यानी इंडियन रेलवे के द्वारा एक मालगाड़ी चलाई गई जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है और इसका अभी परीक्षण किया गया और इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका नाम है सुपर वासुकी या वासुकी के नाम से भी आपने सुना होगा। रिसेंटली ही ये मालगाड़ी चलाई गई है 3.5 किलोमीटर लंबी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है। तो यूनेस्को जैसा कि जिसका मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है और यानी इसी के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, यूनेस्को शांति पुरस्कार। और ये किसे दिया गया है शरणार्थियों के स्वागत के लिए, तो ये दिया गया है यहाँ पर एंजेला मर्केल को। तो एंजेला मर्केल को यहाँ पर दिया गया है, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, उनको ही ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच कौन बने हैं। तो देखिए एशिया कप जो कि आज से ही स्टार्ट है, यानी 27 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है यूएई में, और इसके लिए अंतरिम मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं वीवीएस लक्ष्मण। तो वीवीएस लक्ष्मण अंतरिम मुख्य कोच होंगे भारतीय टीम के एशिया कप 2022 के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है। तो ये एक ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम है आज़ादी क्वेस्ट के नाम से, और जिसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। तो अनुराग ठाकुर ने ही इस ऐप को लॉन्च किया है, इस गेम को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये जो राज्य सरकार है ये है केरल राज्य सरकार, यानी केरल की राज्य सरकार के द्वारा जो दवाएं हैं उनकी ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए डेली बेसिस पर जो शास्त्रीय नृत्य हैं या जो फोक डांस हैं, जिसे हम लोक नृत्य कहते हैं, अलग अलग स्टेट से रिलेटेड हम करते रहते हैं। और इसी क्रम में जो लूर नृत्य है ये आपको बताना है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये है आपका हरियाणा का लोक नृत्य। तो हरियाणा से ही रिलेटेड है लूर नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। देखिए नीचे 4 फसलें दी गई हैं और आपको बताना है कौन सी ऐसी फसल है जो लगभग 1 वर्ष में उगती है, यानी उस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा गन्ना। तो देखिए जो गन्ना की फसल होती है वो 1 साल में एक ही बार, यानी हम ये कह लें कि उसको उगने में 1 वर्ष का समय लगता है। बाकी जो चावल है, मटर है, खीरा, ये आप देखते हैं लगभग 6 मंथ की, यानी 6 मंथ के समय में ही ये सभी जो फसलें हैं वो तैयार हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है। तो जो कादरी गोपाल नाथ हैं इनका संबंध बेसिकली सेक्सोफोन से है, जो कि एक वाद्य यंत्र है, जिस प्रकार से सितार है, तबला है, बांसुरी है। और बांसुरी के लिए जो फेमस नाम आता है यानी हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए फेमस है, तो ये एक बांसुरी वादक हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है उसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। खाद्य संगठन, मानव संसाधन विकास या स्वास्थ्य संगठन। तो देखिए खाद्य संगठन तो खाद्य से रिलेटेड होगा, तो इसका कोई संबंध है नहीं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन या जिसे हम WHO कहते हैं, वो भी यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट से उसका लेना देना नहीं। अब 2 यहाँ पर संस्थाएं बची, संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन विकास या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पर सही आंसर होगा C नंबर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ही मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, करदांग मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो देखिए जो मठ होते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं, बौद्ध भिक्षु इन मठों में रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो करदांग मठ है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है।
तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ही ये मठ स्थित है, करदांग मठ। और भी हिमाचल प्रदेश में आपको बहुत सारे मठ देखने को मिलेंगे। सिक्किम में भी आपको मठ देखने को मिलेंगे, यानी जो उत्तर साइड का एरिया है, तिब्बत के आसपास वाला एरिया है, वहाँ पर कई सारे जो मठ हैं वो स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो देखिए आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आप अगर ये सोच लेते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो सभी भारत से सीमा साझा करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो वो हैं 8। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है भूमि सीमा, तो इसको आपको याद रखना है। यानी जो हमारे देश हैं वो समुद्र से ना मिलते हैं, क्योंकि 3 तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ। जो भी देश यहाँ पर पूछे गए हैं उनकी संख्या कितनी है जो स्थल से जो सीमा है वो साझा करते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो संख्या होगी वो 1 हम हटा देंगे और संख्या होगी टोटल 7। अब देखिए कौन कौन से देश हैं, तो एक तरफ से हम स्टार्ट करते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, बताते जाते हैं आपको। तो देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके बाद आप ऊपर आएंगे तो नेपाल, भूटान, और उसके बाद आता है म्यांमार, बांग्लादेश, चीन। तो 3 और 3 6 और उसके साथ ही 7। तो ये जो हमारे 7 कंट्री हैं ये यहाँ पर साझा करते हैं भूमि सीमा। उसके अलावा जो एक और पड़ोसी देश बचा हमारा श्रीलंका, तो इसके द्वारा हमारी भूमि की कोई भी सीमा साझा नहीं होती है। इसके साथ हम जल सीमा साझा करते हैं, तो पड़ोसी देश में तो इसे हम काउंट करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए भूमि सीमा साझा करने में तब हम इसे काउंट नहीं करेंगे और हमारी संख्या होगी 7। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो हमारी सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे कम जो सीमा लगती है वो हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो ये भी 2 क्वेश्चन इसके साथ ही बन सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो देखिए 1526 में ही मुगल वंश की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर। देखिए बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी सभी लोदी वंश से रिलेटेड हैं, लेकिन जो अंतिम शासक था लोदी वंश का इब्राहिम लोदी, उसी को यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध में यानी 1526 ईस्वी में बाबर पराजित कर देता है। और फिर यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश ही था लोदी वंश। तो इसका यहाँ पर पतन हो जाता है और फिर यहाँ से शुरुआत होती है 1526 से मुगल वंश की। फिर अलग अलग मुगल शासक यहाँ पर शासन करते हैं, यानी जो भी मुगल थे उनका शासन यहाँ पर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तब उसका रंग कैसा होता है? तो देखिए आपको बताना है लिटमस पेपर, तो बेसिकली जो हम पढ़ते हैं कि लिटमस पेपर लाल से नीला हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है, ये तो हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो तब उसका रंग कैसा होता है, यानी अम्लीय भी ना हो क्षारीय भी ना हो, तब उसका रंग किस प्रकार का होगा? तो ये होगा आपका बैंगनी रंग। और हम सभी को पता है अम्लीय जो विलियन होता है इसमें हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है ये रेड हो जाएगा, और अगर विलियन क्षारीय है तो यहाँ पर जो रेड लिटमस पेपर है ये हमारा ब्लू हो जाएगा। और अगर विलियन न तो अम्लीय न तो क्षारीय है तो फिर लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। तो इमेज के माध्यम से भी हम इसे देख लेते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, और ये आपका ये भी एक प्रकार से बेसिक सॉल्यूशन है, या हम कह लें ये न्यूट्रल वाली स्थिति है। तो देखिए यहाँ पर एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी ये देखिए ब्लू लिटमस पेपर इसमें डाला गया नीला, तो ये हो गया आपका लाल। और उसके बाद यहाँ पर लाल लिटमस पेपर डाला गया तो ये आपका हो गया ब्लू। और यहाँ पर लिटमस पेपर पीला हो गया, और नीचे यानी जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जब विलियन न तो अम्लीय न क्षारीय है तो फिर ये हो जाएगा बैंगनी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अल्पायु वलन पर्वत है? तो आपको बताना है कौन सा अल्पायु वलन पर्वत है। तो यहाँ पर बात की जाए अगर हम पर्वतों के प्रकार की, तो 4 प्रकार के बेसिकली माउंटेन होते हैं, जिनमें आते हैं आपके फोल्डिंग माउंटेन यानी कि वलित पर्वत, और एक आपके होते हैं वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी पर्वत, और फिर आते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंश पर्वत, और फिर आते हैं अपशिष्ट पर्वत।
तो ये 4 प्रकार होते हैं बेसिकली माउंटेन के। और ब्लॉक यानी भ्रंश माउंटेन में जो आते हैं वो आपकी यानी हमारे भारत में जो विंध्याचल श्रेणी है वो आपका ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, और जो हिमालय है वो फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण है। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा एल्पस। तो देखिए जो एल्पस है और ये जो पर्वत है ये अल्पायु वलन पर्वत की श्रेणी में आता है, और अरावली जो हमारे सब अदर हो गए ये दूसरी कैटेगरी में आता है। ये 4 प्रकार के ही जो पर्वत हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो देखिए कुछ मामलों में जो संसद है उसकी संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है, और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में ये प्रावधान दिया गया है कि कुछ मामलों में जो संसद की दोनों सदनें हैं वो उनकी संयुक्त बैठक की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो देखिए अभी जो टी20 वर्ल्ड कप हमारा हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 2020 में हुआ था। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप यहाँ पर 2024 में जो होने वाला है इसकी मेजबानी करेगा कौन? तो देखिए वेस्ट इंडीज इसकी मेजबानी करने वाला है, और इसके साथ ही साथ यूएसए यानी कि अमेरिका भी इसकी मेजबानी करेगा। इसीलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2024 के टी20 विश्व कप की जो सह मेजबानी है वो किस देश के द्वारा की जाएगी? देखिए सह मेजबानी की जाएगी वेस्ट इंडीज यानी कि यूएसए के द्वारा। वेस्ट इंडीज वैसे तो इसका मेजबान है ही, तो यूएसए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1885 ईस्वी में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए स्थापना हुई 1885 में, और फिर जो विभाजन हमको देखने को मिला कांग्रेस विभाजित हो गई। तो यहाँ पर जो इसका विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में। 1905 में भी एक विभाजन हुआ था, और वो कौन सा था? तो वो था बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन आपको याद रखना है 1905 में, और कांग्रेस का विभाजन 1907 में। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा, वैसे तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है, स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो आपको बताना है, यानी जो हम ये कह लें प्लांट जगत है, जो पादप जगत है उसमें स्पाइरोगाइरा किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है थैलोफाइटा की श्रेणी में। तो ये एक थैलोफाइटा श्रेणी का हम ये कह लें प्लांट है स्पाइरोगाइरा, जो थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा गरीबी को किसके आधार पर मापती है? यानी जो गरीबी रेखा हम कहते हैं और बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग, तो इस गरीबी रेखा को किस आधार पर मापा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आय स्तर। देखिए जो इनकम लेवल होता है, आय स्तर होता है, उसी के आधार पर ही हम गरीबी को मापते हैं, गरीबी को मापा जाता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन और जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए। और जैसा कि हम कई बार आपको बता भी चुके हैं पिछली क्लास में कि जो यूपी जीके के क्वेश्चन होंगे ये हम लास्ट में एक साथ 2 से 3 जितनी भी क्लासेज होंगी उन क्लासेज में एक साथ कंप्लीट करेंगे। यूपी की जो भी जीके है या जो भी यूपी का करंट अफेयर्स है सभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसे छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।